तो दोस्तों इससे आगे बात करें, देखो अगला पेपर है आपके सामने कि मानव भूगोल जो है मानव समाज और धरातल के बीच के संबंधों का संश्लिष्ट अध्ययन है। ये परिभाषा किसने दी थी? तो ये परिभाषा दी थी, यहाँ पे समाज और धरातल की बात हो रही है, परिभाषा रेडजल की है। किसकी है? रेडजल की। जनसंख्या परिवर्तन के घटक, 3 घटक है, जन्म मृत्यु प्रवास, तीनों हो जाएगा। इसका राइट आंसर डी। सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला देश कौन सा है? नॉर्वे है। ठीक है। राज्य पूछते तो केरल करते भारत में। किस देश में कॉफी के बागानों को फेजेंडा कहते हैं? ब्राजील में कॉफी के बागानों को फेजेंडा कहते हैं। निम्नलिखित में से कृषि आधारित उद्योग कौन सा नहीं है? एल्यूमिनियम उद्योग, ये कृषि आधारित उद्योग नहीं है। डी आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो ये याद रखना, छोटे छोटे प्रश्न है। भारत में सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में देखो केरल हो गया, मैंने बताया था ना अभी, केरल हो जाएगा भारत में। ठीक है। सर्वाधिक ज्वार उत्पादक राज्य कौन सा? ज्वार उत्पादक राज्य है महाराष्ट्र। और परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1948 में। और भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? ये प्रश्न ही गलत है, प्रश्न सही है, ऑप्शन गलत है। यहाँ पे ऑप्शन होना चाहिए था अहमदाबाद। क्या हो जाएगा? अहमदाबाद। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहते हैं। उत्तरी भारत का मैनचेस्टर कानपुर है और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर है। तो यहाँ पे भारत का मैनचेस्टर तो अहमदाबाद है, गुजरात के अंदर है। ऑप्शन, ये प्रश्न गलत है प्यारे, ये उत्तर गलत है ऑप्शन। ठीक है, ध्यान रखना। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई थी? भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी छत्तीसगढ़ में। कहाँ की गई थी? छत्तीसगढ़ में। तो ये ध्यान रखना है। अब अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न देखो, मानव भूगोल के जन्मदाता कौन है? मानव भूगोल के जन्मदाता है ग्रिफिथ टेलर। कौन है? कौन है प्यारे विद्यार्थियों? मानव भूगोल के जन्म रेडजल है, रेडजल, सॉरी रेडजल, फ्रेडरिक रेडजल। फ्रेडरिक रेडजल जो है मानव भूगोल के जन्मदाता है। ठीक है, आधुनिक मानव भूगोल के जन्मदाता यही है। विश्व में सर्वाधिक लिंगानुपात किस देश का है? तो लेटविया का है। किसका है? लेटविया का है। अशोधित जन्म दर किस प्रकार ज्ञात की जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्यारे विद्यार्थियों। अशोधित जन्म दर जो है, अशोधित जन्म दर, ये भी पूछा जाता है प्रश्न। इसका एक फॉर्मूला होता है प्यारे विद्यार्थियों, वो फॉर्मूला निकालना पड़ता है आपको। जैसे निकालना होगा अशोधित जन्म दर में क्या होता है, आप लिख सकते हैं कि अशोधित जन्म दर की गणना किसी निश्चित अवधि में हुए जन्मों की संख्या को उस अवधि के औसत जनसंख्या में विभाजित करके की जाती है। ठीक है, तो अशोधित जन्म दर किस प्रकार ज्ञात की जाती है? तो अशोधित जन्म दर की गणना किसी निश्चित अवधि में हुए जन्मों की संख्या को उस अवधि की औसत जनसंख्या में विभाजित करके ये ज्ञात की जाती है। ठीक है, और साथ ही में फिर गुणा करना पड़ता है, जो भी परिणाम हमारे सामने निकलता है उसको गुणा 1000 से करना पड़ता है। ठीक है, तो ये लिख सकते हैं आप सभी। संसाधनों तक पहुंच को मानव विकास के किस संदर्भ में मापा जाता है? संसाधनों तक पहुंच को मानव विकास के क्रय शक्ति के रूप में मापा जाता है, क्रय शक्ति के रूप में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना इस प्रकार से। फिर आगे देखो, ट्रक कृषि से क्या अभिप्राय है? मैंने बता दिया था, ट्रक कृषि जो महानगरों के चारों ओर की जाती है, जिसमें फल सब्जियां होती है। ठीक है, वो ट्रक कृषि होती है। खनन नगर के 2 उदाहरण, इसमें रानीगंज आप लिख सकते हैं, खनन नगर में रानीगंज है, झारिया है, ये सब जो है वो खनन नगर के उदाहरण है। प्रौद्योगिकी ध्रुव का कोई एक उदाहरण दीजिएगा। सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन वैली जो है ये प्रौद्योगिकी ध्रुव का एक प्रमुख उदाहरण है। भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष हुई थी? 1872 में हुई थी, लॉर्ड मेयो के समय। और संपूर्ण जनगणना 1881 में हुई थी, लॉर्ड रिपन के समय। रानीगंज कोयला उत्पादन क्षेत्र किस राज्य में? तो रानीगंज पश्चिमी बंगाल में। बिल्कुल सही बात है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रथम मानव विकास रिपोर्ट किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो 1990 में प्रकाशित हुई थी। कब हुई थी? 1990 में। अब आपके सामने कुछ खंड बे आ गए हैं और इसमें लघु उत्तरात्मक प्रश्न आपको पूछे हैं, तो ये भी देख लो। मैं फटाफट आपको अब स्क्रीन पे बताऊंगा। चलो स्क्रीन पे चलते हैं फटाफट प्यारे विद्यार्थियों। सामाजिक भूगोल के 3 उपक्षेत्रों के नाम बताओ। सामाजिक भूगोल के प्रमुख क्या है? 3 उपक्षेत्र पूछे आपको, तो सामाजिक भूगोल में आप 3 उपक्षेत्रों के नाम बता सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, सामाजिक भूगोल में आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे सामाजिक भूगोल के उपक्षेत्रों में? आप व्यवहारवादी भूगोल है, सामाजिक कल्याण भूगोल है, अवकाश का भूगोल है। ठीक है, ये लिख देना इसमें। क्या लिखेंगे? पहला पॉइंट व्यवहारवादी भूगोल, सामाजिक कल्याण का भूगोल और अवकाश का भूगोल। फिर प्रवास का सामाजिक परिणाम बताओ, अगला क्वेश्चन है प्रवास का सामाजिक परिणाम बताओ, चौथा क्वेश्चन। तो इसमें आप लिख सकते हैं सामाजिक परिणाम में नवीन प्रौद्योगिकी का प्रसार हुआ, विचारों का आदान प्रदान होता है और संस्कृति का जो है एक दूसरे की संस्कृति के बारे में हमें पता चलता है, ये लिख देना इसमें। ठीक है, फिर अगला 5वां है कि किस प्रकार विज्ञान व प्रौद्योगिकी ने जनसंख्या को बढ़ोतरी में अपना योगदान दिया है। देखो प्रिय विद्यार्थी, विज्ञान के आने से जो है हमें जैसे जगह जगह जो है चिकित्सा सेवाओं का विस्तार किया गया। ठीक है, लोग जैसे बीमार होते हैं और हॉस्पिटल में चले जाते हैं, तो इससे क्या हुआ? स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हुआ। ठीक है, ऐसे आप बता सकते हैं। मानव विकास के 3 उपागम बताओ, तो इसमें आय उपागम, कल्याण उपागम, आधारभूत आवश्यकता उपागम, क्षमता उपागम, ये लिख देना। ठीक है, प्राथमिक क्रियाकलाप कौन कौन से हैं? कृषि है, आकेट है, मछली पकड़ना है, ये आ जाएंगे। और मानव बस्ती किसे कहते हैं? तो मानव बस्ती जो एक स्थान जो साधारण रूप से स्थायी रूप से बसा हुआ हो और वहां पर मनुष्य का निवास हो, मानव बस्ती कहलाती है। मिश्रित कृषि विश्व के किन क्षेत्रों में की जाती है? यूरोप हो गया, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भाग हो गया, वहां पे की जाती है। ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग के बारे में स्पष्ट करो, तो ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग जो है प्रिय विद्यार्थियों, ये विश्व का सबसे लंबा रेलमार्ग है, जो रूस में जो है पिट्सबर्ग को व्लादिवोस्तोक से जोड़ता है। ऐसे बता देना इसके बारे में। ठीक है, व्यापारी चलवासी पशुचरण में अंतर बताओ, इसका तो आंसर मैंने उसी क्लास में भी बताया था प्रिय विद्यार्थियों। ठीक है,
इसमें तो मैंने बताया था इसका आंसर, चलो वहां से कर लेना। भारतीय कृषि की 3 विशेषताएं बताओ। तो भारतीय कृषि की 3 विशेषता ये हैं भाई, जीवन निर्वाह मतलब मानसून पर निर्भर है, हमारी कृषि जो है वो मानसून पर निर्भर है, ठीक है। और आप लिख सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों, मानसून निर्भर है हमारी कृषि। और साथ ही हम जो है मतलब किसान तो कर्ज तो कैसे करके जो कर्ज उठा के खेती करता है, लेकिन कृषि से इतना मुनाफा नहीं कमा पाता और कर्ज से डूब जाता है, तो ऋणग्रस्त हो गए, छोटे खेत हैं, ठीक है। और इस प्रकार से ये सभी जो है हमारे भारतीय कृषि की प्रमुख विशेषताएं हैं। सुएज पनामा नहर की तुलना में निम्न बिंदु के आधार पर स्पष्ट करो। अब अगला प्रश्न आ गया, देखो प्यारे विद्यार्थियों 13वां आपको नजर आ रहा होगा, 13वां प्रश्न, ये देखो यहाँ पे 13वां क्वेश्चन, सुएज और पनामा नहर के बारे में यहाँ पे खंड से के अंदर। तो खंड से में सुएज पनामा नहर, सुएज नहर में देखो आप बता सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों भाई दोनों की लंबाई चौड़ाई के बारे में आपको पता होना चाहिए, सुएज नहर के बारे में। एक बार जो है ना आप सभी विद्यार्थी जो है इनको अच्छे से जो है नोट्स में से पढ़ लेना, सब कुछ दे रखा है वहां पे, इन स्थिति नहर लंबाई की चौड़ाई क्या है, इन सभी के बारे में, ठीक है। एक बार आप वहां से पढ़ लेना प्यारे विद्यार्थियों, दोनों इंपोर्टेंट है। सुएज नहर मिस्र में स्थित है, जबकि पनामा नहर जो है पनामा में स्थित है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। सुएज नहर जो है भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, पनामा नहर पूर्व में प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सुएज नहर पनामा नहर की तुलना में जो है वो अधिक लंबी और संकरी है। नहर की लंबाई व चौड़ाई के बारे में आप ऐसे बता सकते हैं कि सुएज नहर पनामा नहर की तुलना में सबसे लंबी और संकरी है। जलबंधक की बात करें तो सुएज नहर में कोई जलबंधक नहीं है और पनामा नहर में जलबंधक है। सुएज नहर में जलबंधक नहीं है, जबकि पनामा नहर में है, ऐसे बता देना। और प्रभावित देश कौन कौन से, तो प्रभावित देश के बारे में यहाँ पे बता देना। सुएज नहर से जैसे मिस्र है, पनामा नहर है, पनामा, ये बता देना। मिस्र प्रभावित नहर है सबसे ज्यादा, ठीक है, मिस्र। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों, इसके अलावा हम आगे बात करते हैं। तो आगे देखो यहाँ पे जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, भौगोलिक कारक, आर्थिक कारक, सामाजिक सांस्कृतिक कारक, ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। और पार कैनेडियन रेल मार्ग, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इनको आगे ले चलता हूँ। यहाँ पर देखिएगा ये सुएज नहर के बारे में यहाँ पे बता दिया, देखिए, ठीक है। और ये फिर भारत में लोह इस्पात उद्योग, इसके बारे में तो आपको खुद को पढ़ना है। और ये जो है विश्व मानचित्र में प्रिय विद्यार्थियों को दर्शाना है, सुएज नहर और ऑस्ट्रेलिया पारादीप रेल मार्ग है, पार साइबेरियन रेल मार्ग, ये विश्व के मैप में आपको दर्शाना है। और भारत के मैप में आपको खेतड़ी है, दुर्गापुर है, विशाखापट्टनम है, ये दर्शाने होंगे, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। तो ये जो प्रश्न है ना, ये जो प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, ये आपको थोड़े जो बड़े प्रश्न है, बड़े प्रश्नों को आप जो है अपने नोट्स में से ढूंढ लेना इनके आंसर, ठीक है। और बाकी मैंने छोटे छोटे प्रश्न के सभी आंसर बताए हैं। अब टाइम कम बचा है प्यारे विद्यार्थियों, फरवरी में आपके एग्जाम में फटाफट तैयारी करते रहो और सभी प्रश्नों को अच्छे से नोट करते रहो, ठीक है। अब टाइम नहीं है फालतू इधर उधर भटकने का। आप सभी विद्यार्थियों ने कोर्स ज्वाइन कर रखा है तो ये पेपर अच्छे से निकाल के चले जाना, मैं कह रहा हूँ 100% की गारंटी प्यारे विद्यार्थियों, पेपर में से सभी क्वेश्चन पेपर में से मिलेंगे, ओके। चलो।